नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन परिवार एग्जाम जी में। एग्जाम जी के सारे जीनियस लोगों का स्वागत है। शेयर मार्केट टॉपिक चल रहा है, बड़ा ही टेक्निकल टॉपिक है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के बारे में पिछली क्लास में हमने कुछ आपको बताया था कि शेयर मार्केट किस तरीके से काम करता है। यानी शेयर मार्केट में हमने प्रीमियम शेयर, शेयर पर वैल्यू और स्वीट शेयर के बारे में आपको बता दिया था। इसके बाद धीरे धीरे आईपीओ और एफपीओ के बारे में बात करेंगे और कैसे शेयर मार्केट में अगर आपको पूंजी लगाना है तो किस प्रकार से आप पूंजी लगाएंगे, इस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। हमने सेबी की बात किया था कि सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका गठन सन 1988 में हुआ था और फेरमानी कमेटी के सुझाव पर, और इसके बाद सन 1992 में इसे वैधानिक दर्जा भी दे दिया गया था। अच्छा, इसके पहले जो अध्यक्ष हुआ करते थे वह यस के दवे कमेटी थी, यानी यस के दवे इसके प्रमुख अध्यक्ष हुआ करते थे। हैं? इसके बाद अब शेयर मार्केट के प्रमुख प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार से कितने शेयर मार्केट हैं। देखिएगा, शेयर मार्केट प्रमुख रूप से दो प्रकार के हैं, एक कन्वेंशनल, एक नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल को हम ट्रेडिशनल भी कह सकते हैं, ट्रेडिशनल शेयर मार्केट कह सकते हैं। एक नॉन ट्रेडिशनल होता है, ट्रेडिशनल शेयर मार्केट होता है। बात को समझिएगा, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए यह कि भारत में ट्रेडिशनल शेयर मार्केट कुल कितने हैं, कन्वेंशनल शेयर मार्केट कितने हैं, तो ऐसे शेयर मार्केट जिसमें लेन देन का माध्यम क्या होना चाहिए, अगर लेन देन का माध्यम कागजी हो, यानी कागज के आधार पर हम लिखित रूप से शेयर को किसी व्यक्ति को, निवेशक को दे रहे हैं और खरीद और बिक्री हो रही हो, तो ऐसे शेयर मार्केट को हम ट्रेडिशनल शेयर मार्केट कहते हैं। परंतु वर्तमान की स्थितियों के आधार पर देखें तो यह कागजी लेन देन वाला भारत में अब नहीं है, क्योंकि 1996 का दौर था जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात हुई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का गठन तो 1992 में हो चुका था और सन 1996 में एक एक्ट लाया गया था और भारत का पहला पेपरलेस स्टॉक एक्सचेंज वही था, और उसी के बाद लगातार सारे शेयर मार्केट को ऑनलाइन कर दिया गया। परिणाम स्वरूप कुल मिला के नॉन ट्रेडिशनल भारत में 25 है। मैंने आपसे चर्चा कल की क्लास में किया था कि 25 शेयर मार्केट भारत में कुल टोटल है शेयर मार्केट, और ये 25 शेयर मार्केट कुल मिलाकर के दो टाइप के बटे हुए हैं। तो पहले कौन सा है, पहले तो आपका गवर्नमेंटल है, यानी गवर्नमेंट की सरकारी है ना, गवर्नमेंट का है, और दूसरा कौन सा है आपका प्राइवेट सेक्टर का है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर का शेयर मार्केट कौन सा है आपका, प्राइवेट सेक्टर का शेयर मार्केट आपका OTCEI, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यह है आपका प्राइवेट सेक्टर का। और ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया सन 1992 में इसका गठन हुआ। कई बार पूछा जा चुका है कि भारत का एकमात्र जो प्राइवेट सेक्टर का शेयर मार्केट का उसका गठन कब किया गया, तो 1992 में इसका गठन किया गया। अगर हम गवर्नमेंटल की बात करें तो कुल मिला के 24 शेयर मार्केट है, और 24 शेयर मार्केट में 24 शेयर मार्केट के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ आपको प्रमुख रूप से 3 के बारे में पढ़ना है। कौन सा, एक तो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE की बात करेंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन सन 1875 में हुआ था, और यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट है। और विश्व के हिसाब से देखें तो विश्व के हिसाब से 11वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट है। इसी के संवेदी सूचकांक को हम क्या कहते हैं, सेंसेक्स कहते हैं। सेंसेक्स यानी BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या है कि उतार और चढ़ाव को दर्शाने वाला एक मानक माना जाता है। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा आपका NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वर्तमान में अगर पूंजी के आधार पर देखें तो यह सबसे बड़ा शेयर मार्केट है, विश्व का 10वां शेयर मार्केट है। फेरमानी कमेटी के सुझाव पर सन 1992 में इसका गठन किया गया था, सन 1992। और तीसरा MCX है, कौन सा, MCX मतलब मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज। मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज सन 2003 में बनाया गया। कब बनाया गया है, सन 2003 में बनाया गया। और मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज में खास करके सोने और चांदी से संबंधित काम होते हैं, यानी अगर सोने और चांदी इससे संबंधित निवेशक आप हैं तो आप 100% MCX में पैसा लगा सकते हैं, है ना। तो कुल मिला जुला करके गवर्नमेंट और प्राइवेट कुल मिला के कितने शेयर मार्केट है भारत में, कुल 25 टोटल
हुआ शेयर मार्केट है। और पहला शेयर मार्केट कौन सा ऑनलाइन हुआ था? तो ऑनलाइन हुआ था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब हुआ था? तो आप जानते हैं कि सन 1996 में, या कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जल्दी से इसे बना लें। क्लास के बाद मैं आपको शेयर मार्केट संबंधित कम से कम 5-6 पीडीएफ भी भेजूंगा, तो उसे भी आप अपनी कॉपी में उतारते रहेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से शेयर मार्केट को समझ सकें। क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह परंपरागत न होकर के थोड़ा सा मार्केट के हिसाब से पूछे जाते हैं। तो मार्केट के हिसाब से अगर पूछे जाते हैं तो आपको इसी तरीके से फोकस भी करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन आपके गलत न हो। आइए देखते हैं कि तिजड़िया और मंदड़िया किसे कहते हैं, और बिग बुल और बिग बियर किसे कहते हैं, जो पूरे शेयर मार्केट को प्रभावित कर सकते हैं। देखते हैं क्या है इसका। शेयर मार्केट का एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है तिजड़िया और मंदड़िया, जिसे हम बुल एंड बियर कहते हैं। क्या है? बुल एंड बियर। आपने शेयर मार्केट का पेपर पढ़ा होगा। जब आप शेयर मार्केट का पेपर पढ़ेंगे तो उसमें एक सांड छपा होता है जिसके नाक से धुआं निकलता है। नाक से धुएं का मतलब होता है कि वह गति पकड़ रहा है और बड़ी तेजी से यह शेयर मार्केट में उछाल लाने का प्रयास कर रहा है। और अगर बियर है और भालू है, आराम से बैठा हुआ है, शांत बैठा हुआ है, तो इसका मतलब वह थका हुआ सा है, यानी वह मंदड़िया होता है। शेयर मार्केट जब तेजी से गिरता है तो उसे दर्शाता है यह मंदड़िया। देखते हैं, बुल एंड बियर का मतलब होता है तेजड़िया, तेजड़िया और मंदड़िया। यह कौन है? यह शेयर मार्केट के प्रमुख अंग हैं। यूं कहेंगे कि शेयर मार्केट के प्रमुख अंग। यह शेयर मार्केट के प्रमुख अंग कैसे? बात समझिए कि तेजड़िया ऐसा व्यक्ति जो शेयर मार्केट में उछाल लाने का काम करे, शेयर मार्केट में उछाल लाने का काम करे, उछाल लाने का काम करे, तो उसे क्या करते हैं? तो उसे हम तेजड़िया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी को पूंजी की आवश्यकता है। बात आराम से समझिएगा। किसी कंपनी को पूंजी की आवश्यकता है। मान लीजिए मैंने एक कंपनी खोली और मुझे पूंजी की आवश्यकता है। आपने उस कंपनी में पैसा लगाया और मैंने आपको शेयर धारक बना दिया, यानी शेयर धारक का मतलब हिस्सेदार होता है। और अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो मेरे शेयर धारक को भी प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति अब सिर्फ और सिर्फ निवेशक यानी कि कंज्यूमर नहीं बना, यह सिर्फ उपभोक्ता नहीं बना, यह उपभोक्ता निवेशक में बदल चुका है। और कम ज्यादा की बात नहीं, यह पार्टनर के रूप में हो गया। और पार्टनर हमेशा क्या करता है कि प्रॉफिट में शेयरिंग होती है उसकी। तो इसलिए कंपनी में होता क्या है कि कंपनी में जब यह बुल काम करता है, यानी कंपनी को बढ़ाने के काम करता है, तो इससे क्या होता है कि कंपनी जब तेजी से बढ़ती है तो यह बुल उसे बूम करा देता है कंपनी को। तो यह व्यक्ति तिजड़िया कहलाता है। और यही सेम होता है मंदड़िया में। मंदड़िया क्या करता है? मंदड़िया मार्केट से एक साथ शेयर निकाल लेता है। मान लीजिए कि किसी कंपनी में 5-7 लोग पैसा लगाए हैं और वह कंपनी धीरे धीरे उठ रही है, और सारे लोग मिलकर क्या करें कि एक साथ कंपनी से अपना पैसा निकाल लें। ऐसी स्थिति में क्या होगा? कंपनी के पास पूंजी की कमी हो जाएगी। और जैसे ही पूंजी की कमी हुई वैसे कंपनी के पूरे प्रॉफिट पर और इसके साथ साथ उसके किए गए प्रोडक्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और यह कंपनी धड़ाम से गिर जाएगी। धड़ाम से गिरने का मतलब पूरी कंपनी एक साथ बैठ जाएगी। और यह ऐसा व्यक्ति जो कंपनी को गिराने का काम किया, यह व्यक्ति क्या कहलाएगा? यह व्यक्ति मंदड़िया कहलाएगा, यानी गिराने वाला काम। एकदम ठीक उसका उल्टा बना लेंगे परिभाषा तो यह मंदड़िया हो जाएगा। तिजड़िया और मंदड़िया। और अगर इसी को हम बिग बुल या बिग बियर कहेंगे, बात को समझिएगा। अगर इसी को बिग बुल कहा जाए या बिग बियर कहा जाए तब क्या होगा? अभी तो यह सिर्फ और सिर्फ मार्केट में इनकी बात हुई, व्यक्तियों की बात हुई। अब बिग बुल और बिग बियर किसे कहते हैं? ऐसी कंपनियां जो शेयरों को उठाने का काम करें और ऐसी कंपनियां जो शेयरों को गिराने का काम करें। यह बड़ी कंपनियां होती हैं। बड़ी कंपनियां कुछ इन्वेस्टर वाली कंपनियां होती हैं। इन्वेस्टर वाली कंपनियों का मतलब एक साथ बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में कर दें। अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में कर दें तो ऑटोमेटिक वह कंपनी अचानक बूम कर जाएगी, क्योंकि उसके पास पूंजी बहुत ज्यादा आ गई। जितनी ज्यादा पूंजी होगी उतना ज्यादा प्रोडक्शन
बढ़ेगा, और जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ज्यादा वो कंपनी बूम करेगी, और ऐसी स्थिति बिग बुल में कहलाएगी। और अगर ऐसी बड़ी कंपनी जो निवेश की और निवेश करने के बाद पूरी पूंजी कंपनी से निकाल ली और कंपनी के पास कुछ बचा ही नहीं, उस कंपनी को बर्बाद करने का काम कर दिया, धड़ाम करने का काम कर दिया, तो ऐसी कंपनी को हम क्या कहेंगे? बिग बियर कहेंगे। ऐसी कंपनी, यानी यहाँ कंपनी हो जाएगा, यहाँ पर निवेशक भी हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि बिग या बियर और बुल के बारे में आप समझ गए होंगे। अब कुछ शब्दावलियों को समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाद विश्व में किस किस देश में कौन कौन से शेयर मार्केट हैं, इस पर भी आपसे चर्चा होगी, क्योंकि मेन क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन आता है कि जापान के शेयर मार्केट को क्या कहते हैं, चीन के शेयर मार्केट को क्या कहते हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, संघाई.com, या यूं कहें कि ऐसे क्वेश्चन मिलाने वाले सूची 1 और सूची 2 वाले आते हैं। और ऐसे क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो पीटी के क्वेश्चन को आराम से आप फंसा सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ और। देखिए, शेयर जो होता है, खास करके अगर कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो यह एक कंपनियां जो होती हैं आईपीओ जारी करती हैं, आईपीओ जारी करती हैं, और कुछ कंपनियां एफपीओ जारी करती हैं। आईपीओ और एफपीओ है क्या? आईपीओ क्या है? इसे कहते हैं इनिशियल, यह इनिशियल है, और यह क्या है? फॉलो। इसका मतलब क्या हुआ कि आईपीओ जब कंपनी एकदम शुरुआत में हो, एकदम कंपनी नई खुली हो, शुरुआत कंपनी हो, तो यह शुरुआत जब होती है तो ऐसी स्थिति में अपने निवेशक के लिए, इसमें निवेशक काम करेंगे। देखिए, इसमें कंपनी डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी, यानी कोई कंपनी, बड़ी कंपनी किसी कंपनी में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगी। यह मार्केट के कंज्यूमर के लिए जारी किया जाता है या निवेशक के लिए जारी किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस कंपनी से लोग जुड़े। तो यह है आईपीओ, यानी शुरुआत में जो भी कंपनी प्रॉफिट के हिसाब से या फिर लोगों को जोड़ने के हिसाब से जो भी जारी करेगा उसे आईपीओ कहा जाएगा। और जब यह कंपनी पूरी तरीके से स्थापित हो गई, उसके बाद उस कंपनी से जुड़ने के लिए, लोगों के लिए जो भी मानक के आधार पर तय करेगा उसे क्या कहेंगे? उसे हम एफपीओ कहेंगे, यानी स्थापित कंपनी के द्वारा। तो मेन अंतर क्या है स्थापित कंपनी के द्वारा? आपसे अगर पूछा जाए कि आईपीओ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो क्या आंसर होगा? नई कंपनियों के द्वारा नए निवेशकों को जोड़ने के लिए जिन शेयरों को जारी किया जाता है उसे कहा जाता है आईपीओ। और एफपीओ किसे कहते हैं? स्थापित कंपनियों के द्वारा अपने शेयर मार्केट में शेयर धारकों के लिए जो शेयर जिस मान पे जारी किया जाएगा उसे हम कहेंगे एफपीओ। तो 2 क्वेश्चन तो सीधा सीधा यहाँ से कुछ टेक्निकल टाइप के पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे गलत नहीं होने चाहिए, है ना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और इसकी बात कर लें। मैंने आपको बताया था संवेदी सूचकांक किसे कहते हैं। संवेदी सूचकांक को अर्थव्यवस्था का पैरामीटर कहते हैं। पैरामीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि यही वह है जो कंपनी के उछाल और गिरावट को दर्शाता है। और कंपनी का उछाल और गिरावट कैसे दर्शाया जाता है? आपके प्रोडक्शन के आधार पे, आपके उत्पाद के आधार पे, है ना। तो एक होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी। तो एक फ्रेमिंग ये बना लीजिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट है। कब गठन हुआ? तो स्थापना की अगर हम बात करें तो स्थापना हुआ इसका सन 1875 में। इसके बाद अगर मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है आपका मुंबई में। अगर रजिस्ट्रेशन की कंपनी, पंजीकृत कंपनियों की बात करें तो पंजीकृत कंपनी के आधार पर सबसे बड़ा शेयर मार्केट, सबसे बड़ा शेयर मार्केट यह आपका है। पंजीकृत कंपनियों के आधार पर सबसे बड़ा शेयर मार्केट है। और इसमें संवेदी सूचकांक इसका क्या है? संवेदी सूचकांक, इसका संवेदी सूचकांक है सेंसेक्स। इसी के आधार पर
इससे क्वेश्चन आएंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसी प्रकार से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से भी क्वेश्चन आएंगे। तो आइए देख लेते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जल्दी से इसे लिख लीजिएगा। क्लास के बाद 5-6 पेज का मैं मैटर भेजूंगा, उसी मैटर को आपको अपने नोट्स में उतार लेना है। ग्रुप में आपका मैटर जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए, इसके बाद इकोनॉमी के बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, पॉलिटी की भी स्टार्ट होंगी, और पॉलिटी के साथ साथ साइंस की क्लास तो चल ही रही है आपकी यूट्यूब पे। तो अभी इकोनॉमी की साइंस की क्लास मिल रही है आपको, पॉलिटी और हिस्ट्री आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है इसके बाद। आइए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं आपसे। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किस कमेटी के सुझाव पर? तो कमेटी की अगर बात करें तो फिरवानी कमेटी थी। कौन सी कमेटी? फिरवानी कमेटी के सुझाव पर इसका गठन हुआ। तो स्थापना कब हुई? तो स्थापना सन 1992 में हुई। इसे पेपरलेस कब घोषित किया गया? सारे क्वेश्चन पूछे गए। पेपरलेस कब घोषित किया गया? सन 1996 में घोषित किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय आपका मुंबई में, मुंबई मुख्यालय है। यम कैप के आधार पर बात करें, यम कैप के बारे में मैंने आपको बताया था कि कंपनी की वर्तमान में मार्केट वैल्यू क्या है। मार्केट वैल्यू यम कैप यानी कि मनी आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे होगा। यम कैप के आधार पर अगर देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा शेयर मार्केट, सबसे बड़ा शेयर मार्केट यह है। इसका संवेदी सूचकांक क्या है? संवेदी सूचकांक की अगर हम बात करें तो संवेदी सूचकांक क्या है? निफ्टी। और इसमें 50 प्रमुख कंपनियों के द्वारा जो शेयर जारी किया जाता है उसे निफ्टी 50 के नाम से जाना जाता है ना। और अगर विश्व के आधार पे देखें तो विश्व के आधार पे यह 10वें नंबर का है, 10वें नंबर का यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। और इसके पहले जो आपने पढ़ा वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विश्व के आधार पे 11वें नंबर का सबसे बड़ा शेयर मार्केट है ना। ज्यादातर क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं। और तीसरा एमसीएक्स एसएक्स, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा किया कि कब बना था, सन 2003 में बना था। और जो प्राइवेट सेक्टर का है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया 1992 में उसकी भी स्थापना की गई थी। अब आपसे चर्चा होगी कि विश्व में कौन कौन से शेयर मार्केट हैं और किस देश के शेयर मार्केट को क्या क्या कहा जाता है। आइए देख लेते हैं। चलिए, एक कॉलम बनाना है आपको। एक तरफ शेयर मार्केट, शेयर मार्केट, एक तरफ देश, शेयर मार्केट और देश। यह लिस्ट से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं। नंबर 1 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यह कहाँ के हैं? तो आपको मालूम है यह भारत के प्रमुख शेयर मार्केट हैं। नंबर 2 आपका shanghai.com, shanghai.com, shanghai.com कहाँ का है? तो यह चीन का है। तीसरा है आपका seoul.com, seoul.com, यह कहाँ का है? आपके कोरिया का है, कोरिया का। नंबर 4 आपका है नास्डाक, नास्डाक तथा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज यह कहाँ का है? तो यह आपका अमेरिका का प्रमुख रूप से है, अमेरिका का है ना। तो इस तरीके से क्या है कि आपके शेयर मार्केट हैं। अच्छा, टोक्यो स्टॉक मार्केट कहाँ का है जानते हैं आप? टोक्यो स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट कहाँ का है?
टोक्यो स्टॉक मार्केट आपका जापान का है। हाँ, यह क्वेश्चन पाकिस्तान का, नेपाल का, श्रीलंका का ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो ऐसे देशों का नहीं आपको याद करना जहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका नाश्ता। और न्यूयॉर्क से क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि सन 1929 का दौर था। सन 1929 के दौर में कौन सा स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरीके से क्रैश कर गया था और विश्व में 1929 की सबसे बड़ी मंदी आई थी जिसे तीसा की मंदी कहते हैं। तो उसमें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ऑप्शन में रहता है, उसके ऊपर कहीं नहीं उसका जिक्र होता है। तो आपको मानना पड़ेगा कि 1929 में जो मंदी आई थी वो किसके कारण आई थी, तो न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज के क्रैश होने के कारण आई थी। तो यह दो प्रमुख क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ लिस्टें आपके ग्रुप में भेज दी जाएंगी शेयर मार्केट से संबंधित। लगातार 15-20 मिनट का क्लास आपको इसी तरीके से डाउनलोडेड मिलता रहेगा ताकि किसी प्रकार की समस्या आपको न हो। आपकी क्लासेस थोड़ी सी बाधित हो रही थी, इसके लिए माफी चाहूंगा। डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस नहीं हो पाई। फिलहाल हम लोगों ने प्रयास जारी रखा कि कम से कम किसी तरीके से आपकी क्लासेज न रुके और लगातार कुछ न कुछ आपको मिलते रहे। चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में शेयर मार्केट के कुछ महत्वपूर्ण और अंग लेकर के। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।